आज के वीडियो में दोस्तों हम बॉटम्स अप इन्वेस्टिंग पे बात करने वाले हैं एंड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर या डिस्कस करने वाला हूं 10 स्टॉक्स फ्रॉम स्मॉल एंड माइक्रो कैप स्पेस। आज का डिस्कशन कुछ हद तक कैनस्लिम की इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड है, वेयर एन इन कैनस्लिम स्टैंड्स फॉर न्यू एज आइदर बिजनेसेस, प्रोडक्ट्स और बिजनेस मॉडल्स और सर्विसेज। ये जो 10 बिजनेसेस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, इनहेरेंटली इनके बिजनेस मॉडल में आइदर आपको कुछ डिफरेंशिएशन या न्यू एज का कंपोनेंट मिलेगा जो मैं पर्सनली यूज करता हूं अपनी वॉच लिस्ट बनाने के लिए। बट आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्मॉल कैप्स और माइक्रो कैप्स में इन्वेस्टिंग इनहेरेंटली बहुत रिस्की होती है, तो ये रिस्क इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए। एट द सेम टाइम आज का ये डिस्कशन हमारी एक रिसर्च का स्टार्टिंग पॉइंटर है। इट इज नॉट फॉर रिकमेंडेशन इन एनी फॉर्म। ये वीडियो या ये चैनल पे शेयर किया हुआ कोई भी कंटेंट का पीस इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ये डिस्कशन मेनली दोस्तों डिफरेंशिएटेड बिजनेस मॉडल्स को समझने के पर्सपेक्टिव से है। फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, रिस्क मैनेजमेंट, वैल्यूएशंस, ये कुछ ऐसे कंसिडरेशंस और पॉइंटर्स है जो बहुत क्रिटिकल है इन्वेस्टिंग में। ये इन्वेस्टर्स को इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट और एनालाइज करने होंगे। और इसी डिस्क्लेमर के साथ दोस्तों चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तब तक आप यूट्यूब के एल्गोरिथम को जरा हिंट दे दो ये लाइक बटन दबा के। दोस्तों सबसे पहला स्टॉक या बिजनेस जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, इट इज बाय द नेम ऑफ ऑप्टिमस इंफ्राकॉम। ये कंपनी का डायरेक्ट बिजनेस मॉडल या डिफरेंशिएटर्स आपके साथ डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि ये एग्जैक्टली मेरे रडार पे आई कैसे। मैं रेगुलरली दोस्तों अलग अलग स्टॉक्स के प्राइस एक्शन के चार्ट्स स्कैन करता रहता हूँ, और अगर आप इसके वीकली चार्ट्स को क्लोजली ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे एक वाइकॉफ जैसा स्ट्रक्चर इमर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। अब एग्जैक्टली वाइकॉफ जैसा स्ट्रक्चर है क्या, इस पे मैंने एक डिटेल्ड लाइव स्ट्रीम की है कुछ महीने पहले, जो आप मेरी लाइव स्ट्रीम्स में जाके चेकआउट कर सकते हो। बट कमिंग बैक टू द प्राइस एक्शन ऑफ ऑप्टिमस इंफ्राकॉम, एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद 2024 में वीकली चार्ट्स पे यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखा गया और उसके बाद ये स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में रहा है। वॉल्यूम्स में भी यहाँ पे एक अपटिक देखा गया है विच शोज इंक्रीज्ड एक्टिविटी या इंक्रीज्ड इंटरेस्ट। अभी अगर मैं ये कंपनी के बिजनेस की बात करूं तो ये मेनली एक ईएमएस या इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइडर है। ये अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि ईयरेबल्स, वेरेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, मोबाइल, आईटी हार्डवेयर, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स, ड्रोन्स, कवर ग्लासेस, इन्हें कॉन्ट्रैक्ट पे मैन्युफैक्चर करने के बिजनेस में है। दोस्तों ड्रोन्स के वर्टिकल में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में फोरे करने के लिए इन्होंने रिसेंटली एक सब्सिडरी भी एस्टैब्लिश की है बाय द नेम ऑफ ऑप्टिमस अनमैन्ड सिस्टम्स। अब ये ड्रोन्स के एप्लीकेशंस तो अलग अलग वर्टिकल्स और इंडस्ट्रीज में पाए जाते हैं, ये हमें पता ही है, जैसे कि डिफेंस, माइनिंग, सोलार, कम्युनिकेशंस, एग्रीकल्चर, रेलवेज, लैंड सर्वे एक्सेट्रा। तो दिस इज वन इमर्जिंग एरिया। अब एग्जैक्टली आगे जाके इनका ये वर्टिकल कैसे डेवलप होगा ये चेक करना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। एट द सेम टाइम अगर आप मोबाइल फोन यूजर हो तो आपने कहीं ना कहीं कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास तो सुन के रखा होगा। तो यहाँ पे एक सब्सिडरी बाय द नेम ऑफ भारत इनोवेशन ग्लास टेक्नोलॉजीज के थ्रू इनका एक जॉइंट वेंचर है 70-30 का विद द कंपनी कॉल्ड कॉर्निंग। और इनके पास दोस्तों ये जेवी के थ्रू ग्लोबल लाइसेंस है फ्रॉम कॉर्निंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्पर्ड ग्लासेस। इनफैक्ट अगर आप इनके बिजनेस को ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे कुछ पीएलआई के भी बेनिफिट्स है, आइदर इन मोबाइल, आईटी हार्डवेयर, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स। ये कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है इनके बिजनेस मॉडल में। अभी हमारी दूसरी कंपनी भी काफी इंटरेस्टिंग स्पेस में है। ये कंपनी प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग्स या पीईबी के सेगमेंट को केटर करती है। दिस इज बाय द नेम ऑफ इंटरआर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स। पीईबी या प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग्स ये काफी इमर्जिंग, इनोवेटिव और अपकमिंग कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में। अगर मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करूं एंड स्पेसिफिकली कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स या फैक्ट्रीज वगैरह की, तो उन्हें बहुत तेजी से स्केल अप और सेट करना होता है, वरना बहुत टाइम चला जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में ये कहता है कि फटाफट चीज़ों को कंस्ट्रक्ट या स्केल अप करने के लिए आप रेडीमेड थोड़े से प्री डिफाइंड मॉड्यूलर स्ट्रक्चर्स को यूज करो। क्या आप रूफिंग और सीलिंग्स के लिए स्टील स्ट्रक्चर्स को डायरेक्टली प्लग एंड प्ले कर सकते हो? बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मॉड्यूलर बनाती है। इनके पास इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज है फॉर डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ऑन साइट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज फॉर इंस्टॉलेशन एंड इरेक्शन ऑफ दीज पीईबीज। इनकी कैपेसिटी सेकंड लार्जेस्ट है ऑफ 1.6 लाख एमटीपीए और इनके ऑर्डर्स का रिपीट परसेंटेज 81% है। बेसिकली एक बार अगर कोई B2B कस्टमर फटाफट क्लियरली एफिशिएंसी और बेनिफिट्स देख लेता है ऐसे मॉड्यूलर स्ट्रक्चर्स को यूज करने के, तो बहुत चांसेस हाई हो जाते हैं उसके रिपीट होने के। अगर मैं ग्लोबल लेवल पे प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग्स के मार्केट की बात करूं फ्रॉम 2024 टू 2028, ये इंडस्ट्री 10 से 11% के कैगर से बढ़ने की उम्मीद है, विच इज अ हाई ग्रोथ रेट
एट द ग्लोबल लेवल। और ये पीईबी के कॉन्सेप्ट के कुछ ग्रोथ ड्राइवर्स भी है, जैसे कि इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन, स्मार्ट सिटी मिशन, ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट्स इन रिन्यूएबल्स एनर्जी, रिन्यूएबल्स में बहुत कैपेसिटीज आ रही है, इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन वेयर हाउसेज। हमने दोस्तों बहुत रिसेंटली लॉजिस्टिक्स पे भी एक डिटेल डिस्कशन किया है और वेयर हाउसिंग भी उसका एक बड़ा कंपोनेंट है। और एक यहाँ पे फेवरेबल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स और पॉलिसी, ये कुछ यहाँ पे ग्रोथ ड्राइवर्स है पीईबी की इंडस्ट्री के। रिसेंटली फेज 1 सितंबर में इनकी 20,000 से कैपेसिटी इंक्रीज हुई 20,000 एमटीपीए से, और ओवरऑल अगले 7-8 महीनों में इनकी टोटल कैपेसिटी ऑलमोस्ट 2 लाख एमटीपीए तक जाने की उम्मीद है। बट प्लीज नोट दोस्तों, ये बहुत ही रिसेंटली लिस्टेड बिजनेस है, हाल ही में इनका आईपीओ आया था, तो एग्जीक्यूशन, मार्जिन्स, ग्रोथ कैसे आती है, ये मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन्वेस्टर्स के लिए। एट द सेम टाइम यहाँ पे जो मैनेजमेंट ने ग्रोथ की गाइडेंस दी है वो 10 से 15% की है फॉर FY25 यानी कि ये साल, और अगले साल यानी कि FY26 के लिए 15 से 20% के ग्रोथ की गाइडेंस है। अभी आगे बढ़ते वीडियो में दोस्तों तीसरे बिजनेस की ओर, विच इज बाय द नेम ऑफ SG Mart। ये बिजनेस एक प्रॉक्सी की तरह काम कर सकता है, विच इज प्रॉक्सी ऑन द ग्रोथ ऑफ डिजिटल और ई कॉमर्स इज कंसर्न। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं बिल्डिंग प्रोडक्ट्स और बिल्डिंग मटेरियल्स की, SG Mart एक ई कॉमर्स या B2B मार्केट प्लेस है जहां तक आइदर मेटल ट्रेडिंग और स्पेशलाइज्ड स्टील के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है। अब वो TMT या नॉन TMT सेगमेंट हो सकता है। ये बिजनेस इन अ वे बाइंग और सेलिंग को फैसिलिटेट करता है बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड द एंड यूजर, विच आर मेनली आइदर डीलर्स, ट्रेडर्स, होलसेलर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और डेवलपर्स। अब ये बाइंग और सेलिंग आइदर स्टील कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स की हो सकती है या अदर बिल्डिंग मटेरियल्स। इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में स्टील के प्रोडक्ट्स तो है ही, जैसे कि TMT, वायर मेश, HR शीट वगैरह, बट यहाँ पे दूसरे बिल्डिंग मटेरियल के भी प्रोडक्ट्स है, जैसे कि बाथ फिटिंग, टाइल्स, सीमेंट, लैमिनेट्स, पेंट्स एक्सेट्रा। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि ये प्रोडक्ट एक्सटेंसिवली काम आते हैं जहां तक होम के प्रीमियमाइजेशन की बात है। तो अगर नए घर बनेंगे या घरों का रिनोवेशन होगा या अपग्रेड्स होगा तो ये प्रोडक्ट्स काफ़ी काम आएंगे। एट द सेम टाइम मैनेजमेंट ने जो यहाँ पे रेवेन्यू पोटेंशियल दिया है बाय FY27 वो 18,000 करोड़ के अराउंड है। करंटली इनका अगर मैं रेवेन्यू देखूँ 2024 तक तो ये 3,600 करोड़ के अराउंड रहा है। तो ये ग्रोथ लगभग 5x से ज़्यादा की हुई अगर यहाँ पे एग्जीक्यूशन आता है तो। एट द सेम टाइम अगर मैं ये इंडस्ट्री की बात करूँ तो इसकी पेनिट्रेशन या डिजिटल ट्रांजैक्शन एज अ परसेंटेज की पेनिट्रेशन इंडिया में 1% है, वर्सेज दैट ऑफ USA एंड चाइना, इनका ये परसेंटेज ऑलमोस्ट 20% के अराउंड है। तो यहाँ पे भी एक सिग्निफिकेंट गैप है अगर मैं ये पेनिट्रेशन को कंपेयर करूँ बिटवीन इंडिया एंड USA चाइना। अगला स्टॉक या बिजनेस जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो क्रिटिकल पावर कंपोनेंट्स और EV चार्जिंग के बिजनेस में है। इट इज बाय द नेम ऑफ एक्सिकॉम टेलीसिस्टम्स। अगर मैं ये कंपनी की बात करूँ तो इनके बिजनेस मॉडल में एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है ऑफ EV चार्जिंग फ्रॉम होम, पब्लिक एरियाज टू कमर्शियल सेगमेंट्स। अकॉर्डिंग टू क्रिसिल रिसर्च, अगर आप ये वाली इमेज क्लोजली ऑब्जर्व करो तो EV चार्जिंग एक हाई ग्रोइंग सेगमेंट है। यहाँ पे ग्रोथ रेट्स 40% टू 80% कैगर की रेंज में रह सकती है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा सेगमेंट कंसिडर करते हो। आइदर इट कैन बी फ्लीट चार्जिंग, ई-बस चार्जिंग, रेसिडेंशियल चार्जिंग और पब्लिक चार्जिंग, बट पॉइंट इज डायरेक्शनली दिस इज अ हाई ग्रोथ सेगमेंट। EV चार्जिंग के लिए इनका डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जिनकी अलग अलग सेगमेंट्स में एप्लीकेशन है, होम, ऑन रोड, पार्किंग, कमर्शियल्स, हाईवेज, बस डेपोज एक्सेट्रा। एट द सेम टाइम ये कंपनी पावर इंडस्ट्री के लिए क्रिटिकल कंपोनेंट्स भी बनाती है। फॉर एग्जांपल ये इंडोर, आउटडोर और हाइब्रिड पावर सिस्टम्स बनाती है। एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो इनटू BMS और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स जो टेलीकॉम और डेटा सेंटर्स में लगते हैं। इनके प्रोडक्ट्स की एप्लीकेशंस टेलीकॉम, बेस स्टेशन साइट्स, डेटा सेंटर्स, रिन्यूएबल हाइब्रिड साइट्स और ब्रॉडबैंड की साइट्स में यूज होती है। अभी तक के डिस्कशन में हमने 4 बिजनेसेस डिस्कस किए और आगे वीडियो में कुछ टेक कंपनीज भी है। इनफैक्ट अक्टूबर में जो मैं डीप डाइव करने वाला हूँ अपने कम्युनिटी मेंबर्स के लिए, वो भी एक डिफरेंशिएटेड टेक कंपनी है और एक लंबे समय के बाद हमारी अगली डीप डाइव टेक कंपनी में होगी। अगर आप हिस्टोरिकली देखो तो मैंने कई टेक कंपनीज को कवर किया है मेरी डीप डाइव्स में। हमने एक ER&D के बिजनेस को स्टडी किया, डिजिटल इंडिया का एक बिजनेस, एक कंपनी जो ब्लॉकचेन की कैपेबिलिटीज को लेवरेज करती है, हमने वो भी डिस्कस की है। वो बिजनेसेस जिनमें टेक्नोलॉजी के मोड्स होते हैं मुझे काफ़ी पसंद आते हैं। और हर महीने मेरी ये डीप डाइव की कम्युनिटी के लिए एक बिजनेस जो मेरे आइदर वॉच लिस्ट में है या मेगा थीम को बिलोंग करता है उसे सिलेक्ट करके एक डिटेल्ड वीडियो शेयर करता हूँ। एट द सेम टाइम रेगुलर टेक्निकल एनालिसिस के ब्लॉग्स भी होते हैं और ये ब्लॉग्स और वीडियोस के माध्यम से मैं अपने प्रोसेसेस, फ्रेमवर्क्स और एक्सपीरियंस ये शेयर करता हूँ कम्युनिटी मेंबर्स के साथ। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को लेकर काफ़ी सीरियस हो और इसे आने वाले लंबे टाइम के लिए परस्यू करना चाहते हो तो ये एक ऐसी मेंबरशिप है जो आपको डेफिनेटली एक्सप्लोर करनी चाहिए। ये कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे चैनल पे जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक करके
एंड ऑप्टिंग फॉर डीप डाइव मेंबरशिप्स। अगला बिजनेस जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ये एक इंश्योरटेक कंपनी है। बेसिकली ये इंश्योरेंस और टेक्नोलॉजी को कंबाइन करती है बाय द नेम ऑफ मेडी असिस्ट। इंश्योरेंस के बिजनेस में ये कंपनी टीपी या थर्ड पार्टी एग्रीगेटर का काम करती है। बेसिकली ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे ये मेंबर्स, पेयर्स और नेटवर्क्स को इकट्ठा करते हैं। अब मेंबर्स में ग्रुप कंपनी हो सकती है, जैसे कि आपका एम्प्लॉयर या रिटेल पॉलिसी होल्डर हो सकते हैं। पेयर्स में इंश्योरेंस कंपनी या गवर्नमेंट आ सकती है। और नेटवर्क में आइदर इन पेशेंट, आउट पेशेंट, हॉस्पिटल, क्लिनिक्स और फार्मेसीज वगैरह आ सकती है। ये पूरे नेटवर्क को मेडी असिस्ट एक प्लेटफॉर्म पे लाके एग्रीगेशन का काम करती है। बेसिकली इट इज अ नेटवर्क बिजनेस। आप ऐसा मान लीजिए कि एक नेटवर्क है जहां पे इधर ग्रुप कंपनीज, इंश्योरेंस या हॉस्पिटल्स ऑपरेट करते हैं, तो ये उसी प्लेटफॉर्म पे ऑपरेट करना प्रेफर करेंगे क्योंकि वहां पे दूसरे प्लेयर्स भी है। ट्रांजैक्शन और ऑपरेशंस इजी हो जाते हैं और मेडी असिस्ट जैसी कंपनी को नेटवर्क के बेनिफिट्स मिलते हैं। ये मोड को नेटवर्क मोड कहते हैं। अगर आप मेडी असिस्ट के बिजनेस को ओवर द ईयर स्टडी करो ना, तो इन्होंने काफी ग्रोथ एक्विजिशंस के थ्रू भी की है। फॉर एग्जांपल 2018 में इन्होंने मेडिकेयर करके एक कंपनी एक्वायर की, 2022 में मेफेयर, 2023 में रक्षा, 2024 में पैरामाउंट हेल्थ। तो ये कंपनी काफी हद तक अपने ग्रोथ को दूसरी कंपनीज को एक्वायर करके फ्यूल करती है। इनके पास 3000 से ज्यादा ग्रुप अकाउंट्स, 32% कैगर की ग्रोथ है ग्रुप प्रीमियम्स की, 6% से ज्यादा मार्केट शेयर है ग्रुप सेगमेंट में और 27 इंश्योरर पार्टनरशिप्स है। ये हो गया इनका ग्रुप नेटवर्क। इनफैक्ट दोस्तों, मेडी असिस्ट की तरह ही एक और नेटवर्क इफेक्ट्स वाली कंपनी है बाय द नेम ऑफ जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज। ये कंपनी फिनटेक को SaaS की कैपेबिलिटीज से कंबाइन या इंटीग्रेट करने का काम करती है। लेट मी एक्सप्लेन। इनके जो की क्लाइंट्स होंगे जैसे कि टाटा स्टील, परसिस्टेंट, ये कंपनीज के लिए उनके एम्प्लॉयज के लिए स्पेंड मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, इशुएंस ऑफ प्रीपेड कार्ड्स। दिस कंपनी इज नंबर 1 इशुअर ऑफ प्रीपेड कार्ड्स इन इंडिया। 3000 से ज्यादा इनके कॉर्पोरेट कस्टमर्स है और 2.9 मिलियन प्लस यूजर्स। और इनके 3 की प्रोडक्ट्स है। फर्स्ट इज सेव, which is mainly into employee expense management and benefits. दूसरा प्रोडक्ट है प्रोपेल, which is into reward and recognition for the employees. और तीसरा प्रोडक्ट है जोयर, which is mainly an accounts payable platform. अपने B2B कस्टमर्स के लिए को ब्रांडेड कार्ड्स इशू कर सकती है बैंक्स के साथ। एट द सेम टाइम दे ऑल्सो प्रोवाइड मोबाइल ऐप टू मैनेज द स्पेंड्स। एंड एट द सेम टाइम इनका मल्टीपल बैंक्स और पार्टनर का नेटवर्क है, जैसे कि वीजा, एक्सिस, कोटक, NSDL पेमेंट्स बैंक, ICICI बैंक, SBI एक्सेट्रा। 2 मिनट लगा के आप ये नेटवर्क इफेक्ट की इमेज को समझिए। इनके कुछ की कस्टमर्स है जैसे कि ग्रीन प्लाई, टाटा स्टील, परसिस्टेंट, हीरानंदानी, जिनको ये स्पेंड मैनेजमेंट की सर्विसेज दे सकते हैं उनके एम्प्लॉयज के लिए। ये स्पेंड मैनेजमेंट सर्विसेज देने के लिए एक रोबस्ट पार्टनर नेटवर्क लगेगा जिसमें इधर बैंकिंग, नेटवर्क और वैस के पार्टनर्स आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रूपे, मास्टर कार्ड, वीजा, SBI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एक्सेट्रा। और चौथा पिलर इनकी नेटवर्क में है मर्चेंट्स का, और ये सभी स्टेक होल्डर्स इनको मोनेटाइजेशन की अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये पार्टनर्स के थ्रू प्रोग्राम फीस ले सकते हैं, बिजनेस इससे ये SaaS सॉफ्टवेयर की फीस ले सकते हैं, एम्प्लॉयज़ या यूजर से ये वैस की फीस या वैल्यू एडेड सर्विसेज की फीस ले सकते हैं, मर्चेंट से ये मर्चेंट कमीशन चार्ज कर सकते हैं। सो देर आर मेनी मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज इन दिस नेटवर्क। तो ये पूरे नेटवर्क में कहीं पे भी ट्रांजैक्शन होगा तो इनके पास एक मोनेटाइजेशन की अपॉर्चुनिटी है। ये डायग्राम इनके बिजनेस मॉडल को समझने के लिए बहुत एसेंशियल है कि एग्जैक्टली इनका मोड कहाँ लाई करता है। अगली कंपनी जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ये भी एक टेक कंपनी है विद सम नेटवर्क बेनिफिट्स। दिस इज बाय द नेम ऑफ ऑफिस। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस इज इंडियाज लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड टू एंड वर्क स्पेस सॉल्यूशंस प्लेटफॉर्म। अब इसका क्या मतलब हुआ? बेसिकली आप मान लो कि कोई भी एक छोटा स्टार्टअप है या एक SME या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है जिसको एक को वर्किंग स्पेस की ज़रूरत है एक Tier 1 या इवन Tier 2 सिटी। अब वो काफ़ी टेम्पररी रिक्वायरमेंट हो सकती है या फिर अगर मुझे पूरी बिल्डिंग लीज पे लेनी पड़े तो काफ़ी खर्चा करना पड़े। तो अगर एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर और एज अ स्टार्टअप मुझे एक को वर्किंग स्पेस चाहिए जहाँ पे मेरा स्टाफ इंक्लूडिंग मी ऑपरेट कर सकता है और एक बिजनेस चला सकता है, तो ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस वो को वर्किंग की स्पेस प्रोवाइड करती है। अगर मैं ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस की बात करूँ तो ये 17 सिटीज़ में ऑपरेट करती है एंड इनके 180 से ज़्यादा सेंटर्स है, इनके 2000 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं और ये कंपनी एक एसेट लाइट बिजनेस है विद सर्टेन टेक मोड्स। अगर मैं डिमांड की बात करूं, जहां तक सीट्स की बात है फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसिंग या को वर्किंग स्पेस में, तो ये डिमांड 2019 से लेकर 2026 तक 25 से लेकर 29% कैगर की रेंज में इंक्रीज होने का प्रोजेक्शन है। अब ये अलग अलग को वर्किंग के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकती है, जैसे कि वो सीट्स फिक्स्ड हो सकती है कि एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए ये सीट मैंने ऑक्यूपाई कर ली, या तो वो कैबिन स्पेसेस हो सकती है या कस्टमाइज्ड स्पेसेस हो सकती है, मीटिंग रूम्स, डे पासेस, मेरे को कुछ दिन के लिए सिर्फ वहाँ पे इंडिपेंडेंटली एज फ्रीलांसर ऑपरेट करना हुआ, वो वर्चुअल ऑफिसेज हो सकती है। सो देर आर मल्टीपल ऑफरिंग्स इन को वर्किंग स्पेस।
इनके टोटल सीट्स अगर मैं ईयर ऑन ईयर बात करूं जून 2024 में कंपेयर टू जून 2023, ये टोटल सीट्स 42% से बढ़ी है। ईयर ऑन ईयर इनके सेंटर्स में ग्रोथ ये 40% की रही है अगर मैं जून 2024 को जून 2023 से कंपेयर करूं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जो एक लीडिंग एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर है। मैं बात कर रहा हूं ड्रीमफोक्स की। ये कंपनी बेसिकली एयरपोर्ट से जुड़ी हुई अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि लाउंज की सर्विस, फूड एंड बेवरेजेस, स्पा एंड वेलनेस, मीट एंड असिस्ट सर्विसेज ट्रैवलर्स के लिए, एयरपोर्ट के ट्रांसफर्स एक्सेट्रा। यहाँ पे इनके बिजनेस में 3 मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स है। सबसे पहला ग्रोथ ड्राइवर है एयर ट्रैवल। अगर आने वाले टाइम में एयर ट्रैवल, नंबर ऑफ फ्लाइट्स, नंबर ऑफ पैसेंजर्स बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है इनके बिजनेस में भी डिमांड आएगी। दूसरा ग्रोथ ड्राइवर या दूसरा प्रॉक्सी है लग्जरी डिमांड का। जैसे जैसे लोगों के हाथों में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, लोग मिडिल क्लास से टूवर्ड्स अफ्लुएंट क्लास और अफ्लुएंट क्लास से टूवर्ड्स HNI जाएंगे, तो जाहिर सी बात है लग्जरी एक्सपीरियंसेस की भी डिमांड बढ़ेगी। और तीसरा ग्रोथ ड्राइवर है नीड फॉर लॉयल्टी प्रोग्राम्स बाय कार्ड कंपनीज। जैसे जैसे लोगों के पास कार्ड बढ़ेंगे या फिर दूसरी तरह की कंपनीज को एक लॉयल्टी प्रोग्राम की जरूरत होगी, तो यहाँ पे ड्रीमफोक्स एक ऐसी कंपनी है विच मे स्टैंड टू बेनिफिट आउट ऑफ दिस। अगर मैं लाउंज कवरेज की बात करूँ तो ये 100% एयरपोर्ट्स कवर करते हैं इंडिया में और इनका 95% का मार्केट शेयर है एज फार एज कार्ड बेस्ड लाउंज एक्सेस इज कंसर्न्ड, यानी कि लाउंज का एक्सेस थ्रू कार्ड्स। ओवरऑल लाउंज के एक्सेस में इनका मार्केट शेयर 68% है। तो एक तरीके से लाउंज एक्सेस में ये कंपनी मार्केट लीडर हुई। यहाँ पे आप ये कंपनी के बिजनेस मॉडल का डायग्राम देखिए। यहाँ पे भी आपको नेटवर्क दिखाई देगा। इनके नेटवर्क में आते हैं सबसे पहले कार्ड प्रोवाइडर्स, जैसे कि जो वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपए, डाइनर्स आ गया। फिर इनके नेटवर्क में आता है कार्ड इशूअर्स, जो कंपनीज कार्ड इशू करती है, जैसे कि एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक। एंड ये नेटवर्क में तीसरा स्टेक होल्डर या तीसरी कड़ी है कॉर्पोरेट्स की, जिनको लॉयल्टी और रिवॉर्ड प्रोग्राम की जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि वोडाफोन आइडिया, इंटर माइल्स, इंडिगो, एयर एशिया, इज माई ट्रिप एक्सेट्रा। अभी थोड़ा एक स्टेप पीछे लेते हैं और बेसिक अजम्पशन यूज करके थोड़ी सी और बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। हमने एयरपोर्ट पे सर्विसेज और एग्रीगेशन की तो बात कर ली, बट लोग तो ट्रैवल रेलवे से भी करते हैं, तो बहुत नेचुरल है कि ये लाउंज का कॉन्सेप्ट आगे आने वाले टाइम में रेलवेज में भी एक्सटेंड होगा। FY24 में ये कंपनी का 14 रेलवे लाउंजेस में कवरेज रहा है। दिस सेगमेंट वाज स्टार्टेड इन FY22 और अगर मैं ग्रोथ की बात करूं बिटवीन FY23 एंड FY24, तो ये यहाँ पे रेवेन्यू 3.5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। बट यहाँ पे मैं एक ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहूँगा। अगर आप पिछले 2 साल देखो तो यहाँ पे इनके जो EBITDA मार्जिन है ये रिड्यूस हुए हैं फ्रॉम 13% टू 8%, और इसी के चलते यहाँ पे स्टॉक में एक करेक्शन भी देखा गया और मार्केट ने पनिश भी किया है। अगर मैं वैल्यूएशंस की बात करूँ तो इनके प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स भी डीरेट हुए हैं। एक टाइम पे इनका प्राइस अर्निंग रेशियो ऑलमोस्ट 50-55 टाइम्स के अराउंड था। ये करेक्ट होकर करंटली 35 टाइम्स के नीचे है। इनका मीडियन प्राइस अर्निंग का रेशियो 3 साल के लिए समवेयर इन द रेंज ऑफ 38 टाइम्स रहा है। सो क्लियरली यहाँ पे एक वैल्यूएशंस में डी रेटिंग देखी गई है बिकॉज ऑफ मार्जिन कंप्रेशन। अब आगे आने वाले टाइम में ये मार्जिन सबसे पहले स्टेबल होते या नहीं और उसके बाद इंक्रीज वापस देखने मिलता है या नहीं, ये ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और टेक्नोलॉजी के डोमेन में ही या मोर स्पेसिफिकली ER&D के डोमेन में चलते हैं। ER&D इज नथिंग बट इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज। ये कंपनीज टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करने का काम करती है। तो ये ER&D के डोमेन में अलग अलग कंपनीज आती है, जैसे कि टाटा एलेक्सी, हैप्पीएस्ट माइंड्स, LTTS, परसिस्टेंट सिस्टम्स। और यहाँ पे ER&D टेक्नोलॉजी के डोमेन में एक और कंपनी है बाय द नेम ऑफ एक्सिस किड्स टेक्नोलॉजीज। ER&D सर्विसेज का मार्केट साइज काफ़ी बड़ा है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ग्लोबल टैम या टोटल एड्रेसेबल मार्केट ER&D सर्विसेज का ऑलमोस्ट $1 बिलियन का है। एंड यहाँ पे अगर मैं एक्सिस किड्स टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो ये अलग अलग अपकमिंग वर्टिकल्स जैसे कि हेवी इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, डिफेंस, एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, ये एरिया में ER&D सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, हाई ग्रोथ वाला वर्टिकल जैसे कि डिफेंस, यहाँ पे इनका एक्सपोजर 20% से ज़्यादा है। इनफैक्ट अगर मैं एरोस्पेस और डिफेंस को कंबाइन करूँ तो ये दोनों वर्टिकल्स मिला के इनका एक्सपोजर ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा है। ये कंपनी की ER&D की डोमेन से जुड़ी हुई कैपेबिलिटीज़ अलग अलग डिफेंस के कंपोनेंट्स या इक्विपमेंट्स में है, जैसे कि रडार, सोनार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स एक्सेट्रा। ये कंपनी के पास डिफेंस के अलग अलग प्रोग्राम्स का पोर्टफोलियो है, जैसे कि रडार के अंडर आकाश, अश्विनी, एयरबोर्न सर्विसेज के अंडर तेजस, जैगवार, डॉर्नियर, नेवी के सेगमेंट के अंदर समुद्रिका का प्रोग्राम, इंडिगो, अभय, एंड देन देयर आर अदर अपकमिंग प्रोग्राम्स टू विच दे आर पार्ट ऑफ। फ्रेंड्स, अगर मैं एरोस्पेस और डिफेंस की बात करूँ तो एक ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर भी है जो एरोस्पेस और डिफेंस के वर्टिकल में पिवट कर रहा है या उसके क्रिटिकल कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में। ये कंपनी एक प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनी है ऑटो एंसिलरी स्पेस में,
बाय द नेम ऑफ सनसेरा इंजीनियरिंग। इनके मेनली 3 वर्टिकल्स है। सबसे पहला वर्टिकल है कन्वेंशनल ऑटो आइस इंजन का, यानी कि कंबशन इंजन वाला व्हीकल विच इज अ ट्रेडिशनल सेगमेंट। दूसरा सेगमेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज या टेक एग्नोस्टिक व्हीकल। और तीसरा और उभरता हुआ सेगमेंट है एरोस्पेस और डिफेंस के कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का। अकॉर्डिंग टू द विजन ऑफ द मैनेजमेंट, जो इनका नॉन ऑटो आइस का सेगमेंट है, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इमर्जिंग सेगमेंट नॉन ऑटो का, यहाँ पे इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जो करंटली 24% के अराउंड है, ये इंक्रीज करने का एस्पिरेशन है टू 40%। करंटली इनके ऑटो कंबशन इंजन वाले सेगमेंट से 76% रेवेन्यू आता है। ये आगे जाकर डी-रिस्क होकर रिड्यूस होगा टू 60%। मतलब आने वाले टाइम में रेवेन्यू जो बाकी सेगमेंट्स है जैसे कि टेक एग्नोस्टिक या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या नॉन ऑटो, यहाँ से इंक्रीज होगा। अभी अगर मैं इमर्जिंग एरियाज की बात करूँ तो वाटर ट्रीटमेंट एक ऐसा एरिया है जो काफ़ी अपकमिंग है, क्योंकि इंडस्ट्रीज जैसे जैसे एक्सपांड होगी वहाँ पे साफ, क्लीन और ट्रीटेड वाटर की ज़रूरत होगी। और इसीलिए ये वाले वीडियो में मैंने डिटेल्ड डिस्कशन किया है वाटर ट्रीटमेंट की मेगा थीम पे विथ एग्जांपल्स ऑफ 6 बिजनेसेस। तो फ्रेंड्स, ये डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हुए नेक्स्ट आपको वाटर ट्रीटमेंट से जुड़ा हुआ वीडियो ज़रूर चेकआउट करना चाहिए।